चलो, चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, एसी। अभी तक जो भी हम लोगों कॉन्सेप्ट पढ़ते आए हैं पिछले चैप्टर में या इस चैप्टर से पहले, जो भी सारे के सारे चैप्टर किस पे बेस्ड थे? डीसी पे बेस्ड थे। डीसी मीन्स होता है बेटा डायरेक्ट करंट। मतलब क्या है, मोटी मोटा पहले एक सिंपल सा ओवरव्यू ले लिया जाए। डीसी करंट जो होगा, जो जिसमें चार्ज की वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी, चेंज नहीं होगी। या करंट की वैल्यू आप बोलो तो चेंज नहीं होगी। लेकिन एसी के अंदर क्या होगा, समय के साथ साथ या तो करंट या फिर वोल्टेज, ये क्या होगा, चेंज होगा। मोटी मोटा बात, एक लाइन में कहानी पता हो जाना चाहिए डीसी और एसी में अंतर क्या है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर मैं डीसी को टच करूं और एसी को टच करूं, दोनों में खतरनाक कौन है? किसी को लगता है एसी, किसी को लगता है डीसी। अब मैं आपको लाइव यहीं टेस्ट कराऊंगा क्योंकि मैंने इन्वर्टर भी लगाया है, और दोनों लोग टेस्टिंग करेंगे कि कौन ज़्यादा डेंजरस है, किसमें शॉक ज़्यादा महसूस हो रहा है। किसी बच्चे से महसूस कराऊंगा, घबराओ नहीं, ऐसा शॉक नहीं लगेगा कि चल जाओगे, हम रहेंगे, ठीक है। तो अब मैं पहले एसी की बात करूं। इंडिया में अगर हम एसी की बात करें तो बच्चों, इंडिया में एसी मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है, ये देखो बेटा, इसको क्या बोलते हैं। सपोज करो यहां पर आपके पास 1 सेकेंड कंप्लीट हो रहा है, ये कहलाता है पॉजिटिव और ये कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको कहलाते हैं हम लोग वन ऑक्सीलेशन। इसको क्या बोलते हैं? वन ऑक्सीलेशन। तो एसी में कितने ऑक्सीलेशन हुए? 50 ऑक्सीलेशन ऐसे होता है, मतलब ऐसे 1 2 3, मतलब 1 सेकंड में 50 ऑक्सीलेशन। सर ये 50 ऑक्सीलेशन का मतलब क्या है, थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है। मोबाइल फोन है तुम लोग के पास? नहीं है तो मैं दिखाता हूं। जिनके पास मोबाइल फोन है वो ये देखेंगे जो मैं दिखा रहा हूं। जिनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है वो देखेंगे, और वीडियो वालों को तो वैसे भी दिखेगा, टेंशन ना लो। ऑनलाइन वाले बच्चों तुम लोग को दिखेगा ये। बच्चा कुछ वाइब्रेशन दिखाई दे रही है क्या? देखो मेरे चेहरे पे जल रहे बुझ रहे, जल रहे बुझ रहे, जल रहे बुझ रहे, दिख रहा है क्या कुछ वीडियो वालों? यस नो? जल रहे बुझ रहे हैं हम, और खतरनाक जलाते बुझाते हैं, और खतरनाक मैं जलाता बुझाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं इसकी पूरी की पूरी कहानी, आपको दिखाता हूं क्या होता है एक्चुअली यहां पर। ठीक है, मैं और इसको बुझाता जलाता हूं। कहां गए भाई साहब? कौन आया इतना लेट? आपके घर पे कोई भी ट्यूबलाइट होगा, कोई भी बल्ब होगा जो एसी से ऑपरेट हो रहा होगा, उसको कैमरे के सामने ऑन करना, तो आप क्या पाओगे? वो जलता बुझता इस टाइप का एक लाइन जाता, फ्लिकरिंग जैसा भी मैंने आपको दिखाया, ऐसी लाइन जाती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है सर? तो सर हमको ये बल्ब जलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? अगर 50 बार जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, तो हमको सिर्फ जलता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है? तो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ हमारी आंखों की भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आंखों के सामने से हट जाए, फिर भी वो मेरे आंखों के सामने रहता है, कब तक रहता है? 1/16 सेकंड तक रहता है ना? इसी को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। सर थोड़ा सा बढ़िया समझा देते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन तो बड़ा मजा आता। मैं दिखाता हूं। हाँ, 1 सेकंड में 50 बार जलता है या 50 बार बुझता है। ये तो इंडिया में ऐसे बात कर रहे हैं। अगर गलती से तुम अमेरिका चले गए तो एक बार में उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 60 हर्ट्ज। इसका मतलब वहां के बल्ब 1 सेकंड में कितनी बार जल बुझ रही है? 60 बार जल रही है, 60 बार बुझ रहे हैं। जितना ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा घातक साबित होता है कि नहीं? अगर तुमको 1 सेकंड में 2 बार ऐसे ऐसे झकझोर दे तो कहोगे अरे सर बड़ा मज़ा आया, और एक ही सेकंड में 60 बार ऐसे ऐसे झोंक दे तो क्या होगा? सोचो, कुछ तकलीफ होगी ना?
तो जैसे जैसे एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे थोड़ा तकलीफ बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अब तकलीफ कैसे बढ़ती है हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले बात आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी। पहले आप एक रेजिस्टिव सर्किट होगा उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे। दूसरा एक कॉइल होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा, इसमें भी आप अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे। तीसरा एक कैपेसिटर होगा, उसमें भी आप क्या देंगे, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे। फिर इन तीनों को सीरीज में लगाएंगे, आर एल और सी। तो एनसीईआरटी कह रहा है कि सीरीज पढ़ो, मैं क्वेश्चन बोलूंगा कि अगर इन तीनों को पैरेलल में लगाऊं तो क्या होगा, मैं दो को पैरेलल एक को सीरीज में लगाऊं तो क्या होगा, मैं अगर तीनों को पैरेलल में लगा दूं तो क्या होगा। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनसीईआरटी अभी फिलहाल नहीं कहा है आपको पढ़ने के लिए, लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि क्या होगा अगर पैरेलल में हो जाए तो क्या होगा, सारे के सारे सीरीज में हो जाए तो क्या होगा, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। इसके बाद इस चैप्टर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, मैंने पहले बोल दिया है लगभग 15 नंबर का डिवाइस आपको 70 में 15 नंबर का सिर्फ डिवाइस पे क्वेश्चन मिलेगा। डिवाइस में क्या क्या पीछे हम लोग पढ़ लिए, सर आपने एक कैपेसिटर पढ़ा दिया था, वो डिवाइस में आ जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा आइए आगे बढ़िए, तो आपने एमसीजी पढ़ा था, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा था, सर वो डिवाइस आ जाएगा। उसके बाद सर आपने थोड़ा सा हमें क्या बताया था, एसी जनरेटर बताया था, ये डिवाइस आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइस 15 से 16 नंबर का एवरी ईयर मिलता है क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपको क्या डिवाइस मिल जाएगा, ट्रांसफॉर्मर मिल जाएगा। सर इसके बाद फिर कौन सा डिवाइस आपको मिलेगा, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको मिलेगा कौन, बहुत सारे डिवाइसेस मिल जाएंगे वहाँ पर, टेलीस्कोप मिल जाएगा, माइक्रोस्कोप मिल जाएगा ना, टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप मिल जाएगा, तो वो डिवाइस वहाँ मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप और आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, तो एक और चैप्टर आपको मिलेगा, उस चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, नाम है सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस। वहाँ मिल जाएगा आपके पास रेक्टिफायर मिल जाएगा, एलईडी मिल जाएगा, ठीक है, सोलर सेल मिल जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर मिल जाएगा। वहाँ तो पूरा का पूरा डिवाइस है, वहाँ भरपूर है। ठीक है, तो डिवाइस लगभग आपको 15 से 16 नंबर दे जाता है। मतलब जिन बच्चों को लगता है कि सर हम क्या करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे, पहले तो डिवाइस तैयार कर लो, आधा काम हमारा ऐसे ही सॉल्व। तो डिवाइस ये नहीं कि तैयार करने का मतलब लगे डिवाइस में भी कंफ्यूजन हो जाए, डिवाइस का मतलब उसमें कुछ भी है लिख देंगे हम, छोड़ना नहीं है। ठीक है, दो डिवाइसेस पुराने ज़माने में थे, जैसे कि आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट हुआ करता था पोटेंशियोमीटर एंड मीटर ब्रिज, चूँकि उससे हटाया तो सिलेबस से है लेकिन प्रैक्टिकल में इंक्लूड है। तो मैं ये भी कहूँगा कि उसको आप थ्योरी के पर्पज से भी तैयार रखिएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में है तो प्रैक्टिकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बोल दिया इस साल सीबीएसई के मैं 40% दूंगा, मतलब 40% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, एनसीईआरटी में नहीं होंगे। 60% आपको एनसीईआरटी बेस्ड मिलेंगे, मतलब एनसीईआरटी वाली कहानी, और 40% आपकी पूरी की पूरी सोच पे डिपेंड करता है, आपने कितना पूरी साल मेहनत किया है, वो 40% आपको दिला जाएगा। ठीक है, तो चलिए, कौन है भाई साहब? हाँ, तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं बच्चों, बेटा बात है ध्यान दो, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू a resistive circuit। ठीक है, मतलब क्या है बेटा, एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को मुझे अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करना है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा सर, थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देते तो बड़ा अच्छा होता। जब हम चलें चैप्टर नंबर पीछे, कहां पर, ईएमआई के अंदर, ईएमआई में जब हमने पढ़ा था एसी जनरेटर,
तो मैंने क्या पाया था, वहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज आता था, याद करके देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, याद आ रहा है कुछ? और अल्टरनेटिंग करंट क्या आता था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आया था ना? तो इस E को हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, सर ये V क्या है, V नॉट क्या है, ओमेगा क्या है, ओमेगा टी क्या है? अब पहले समझो, छोटी छोटी बातें हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बेटा, अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, अभी हम लोग बनाएंगे भी आगे, इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा मिलेगा, मिल गया जी सर। अब कहानी है, V क्या है, यहाँ पे अगर कोई वोल्टेज देखो, यहाँ पे कोई वोल्टेज देखो, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, ये वोल्टेज, सारे वोल्टेज को हम V बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। किसी भी वक्त अगर मुझे वोल्टेज की बात करूंगा, उसको हम बोलता हूं V, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। तो सर V नॉट क्या हुआ, पीक वोल्टेज, जो सबसे टॉप मोस्ट वोल्टेज होगा उसको बोलते हैं V नॉट। यहां पे भी क्या कहलाएगा, V नॉट ना, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज को बोलते हैं नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। आज के बाद याद रखिएगा, याद हो गया? अब सर इसमें ये ओमेगा टी क्या था, साइन का काम क्या है, साइन से तो हम लोग जान रहे हैं, साइन का ग्राफ ऐसा चलता है, साइनोसोडियन, तो ये साइन हो गया। अब इसमें ओमेगा टी का रोल क्या है सर? अब देखो, इसको मैं दो तरीके से इसी ग्राफ को बना सकता हूं, बताओ अंतर क्या है इन दोनों में। एक ग्राफ ऐसा है और एक ग्राफ ऐसा है, कुछ अंतर दिखाई दे रहा है इन दोनों ग्राफ में कि नहीं? यस सर, इनके एंगल में चेंजिंग नजर आ रहा है, ये इनके एंगल में चेंजिंग नजर आ रहा है, ये यही होता है बेटा ओमेगा टी। किस एंगल पे ये वेव निकलना स्टार्ट किया है, दैट इज कॉल्ड ओमेगा टी। बात समझ आ रही है? यस नो? तो ध्यान रखिएगा, ओमेगा टी बार बार हम लोग को परेशान करने वाला था, तो हमारा क्लियर हो गया। ओमेगा टी क्या है, एक फेज है, एंगल है, किस एंगल से वेव स्टार्ट हुआ या किस एंगल से ये वेव चल रहा है, ये ओमेगा टी। कोई डाउट? अब चाहे किसी भी टाइप का सर्किट पढ़ेंगे, सारे सर्किट में मैं वोल्टेज यही अप्लाई करने वाला हूं। इसका नाम क्या है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी को बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब चाहे वो रेजिस्टिव सर्किट हो, इंडक्टिव सर्किट हो, कैपेसिटिव सर्किट हो, सब में करंट की वैल्यू अलग अलग आएगी, लेकिन वोल्टेज सब में सेम रहेगा। सब में वोल्टेज में क्या दूंगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन सब में करंट की वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं और आगे भी दिखेगा भी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, रेजिस्टिव सर्किट की बात कर रहे हैं। आओ, रेजिस्टिव सर्किट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू क्या होता है, V नॉट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत? आपको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है? IR होता है क्या? I बराबर क्या होगा, V बाई आर। चलो, सो I इज इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ V आप क्या लिख सकते हो, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R लिख सकते हो क्या? अब जल्दी से कोई बच्चा बताओ, I इज इक्वल टू क्या था, V बाई आर था क्या? था क्या? अगर मैं बोलूं ये V नॉट हो जाए, V नॉट बाई आर क्या हो जाएगा, I नॉट हो जाएगा। अरे V बाई आर, V क्या था, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट। अब अगर मैं बोलूं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के बजाय पीक वोल्टेज आए, पीक वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, पीक करंट। तो ठीक है, तो इस V नॉट अपॉन में R की जगह आप क्या लिख सकते हो, I नॉट। तो I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए हुआ, रेजिस्टिव सर्किट का करंट। याद हुआ? रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज कितना दोगे आप लोग, V नॉट साइन ओमेगा टी। रेजिस्टिव सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी आई, I नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे हम साथ में कुछ नोट बनाते चलेंगे, ये नोट हमारे जिंदगी को बदल देगा। किसको बदलेगा,
जिंदगी को नोट। पहला पॉइंट इसमें आई नॉट किसकी जगह रखा गया था बताओ? आई नॉट इक्वल टू था वी नॉट बाई आर। ठीक है, अच्छा सर। नोट नंबर 2, आई नॉट है क्या? पीक करंट। आई क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। बात समझ में आ गई? चलिए नोट करिए फटाफट। चैप्टर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसा पिछले चैप्टर में था सेम टू सेम वैसा ही है बेटा। बात कम काम ज्यादा। बोलो गोलो 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 गोलो। देखो बात कम काम ज्यादा। अगर मैं बोलूं इधर ले लेता हूं ओमेगा टी और इधर ले लेता हूं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। एंगल ले लेता हूं 0 डिग्री, 90 डिग्री। 90 को पाई बाय 2 डिग्री में नहीं लिखते हैं। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। ठीक है, ये आपके पास कहानी है। और मैं एक काम करता हूँ कि एक और इसमें बढ़ा लेता हूँ नीचे करंट के लिए भी, जब आएगा तो ज़रूरत यूज़ कर लेंगे। ठीक है, वीडियो वाला आप लोग को दिख रहा है ना? मैं अगर बात कर लूँ थोड़ा सा मैथ्स की बात कर लूँ, मैथ्स थोड़ा ज़्यादा आता है तो पहले मैथ्स भी बात कर लूँ। कुछ ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना। 0, 90, 180, 270, 360 अकॉर्डिंग टू चंदन्स लॉ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0, 0 का उल्टा 0, साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 270 की वैल्यू जस्ट इसका उल्टा -1, जो भी होगा उसका उल्टा। ठीक है, अच्छा सर, ये तो बड़ा अच्छी बात बता दी है आप। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बेटा सब लोग देखेंगे, प्रयास करेंगे। अगर इस ओमेगा टी की जगह जैसे ये आपके पास लिखा हुआ है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, अगर इस ओमेगा टी की जगह 0 रख दूँ, 0 रख दूँ तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी? 0। ठीक है, अब ये अगर 0 हो गया, 0 इंटू वी नॉट क्या हो जाएगा? तो ये हो गया 0। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं इसकी जगह पाई बाय 2 रख दूं ना, ओमेगा टी की जगह क्या रख दूं? पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये पूरा हो जाएगा 1 इंटू वी नॉट क्या होगा? वी नॉट। अरे ये तो हो ही नहीं गया, ओमेगा टी की जगह पाई बाय 2 रखा गया और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी? 1। तो 1 इंटू वी नॉट क्या होगा? वी नॉट। अब पाई रखो, पाई की वैल्यू कितनी हो गई? 0, 0 इंटू वी नॉट 0। 3 पाई बाय 2 रखो, साइन हाँ -1 इंटू वी नॉट, माइनस का वी नॉट। समझ में आ रहा क्या? 2 पाई रखो, 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू वी नॉट 0। तो ये हो गया आपके पास वोल्टेज के लिए कॉन्सेप्ट। अब अगर आप चाहें तो करंट के लिए भी ऐसे ही बना सकते हैं। करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान दो, फिर से फॉर्मूला ले लेते हैं। I इज इक्वल टू आपके पास है आई नॉट साइन ओमेगा टी, हमेशा आपको ओमेगा टी रिप्लेस करना है। ठीक है, प्लीज़ बात कम और काम ज़्यादा, बात ज़्यादा करेंगे तो काम कम होगा। जैसे मैं बात करूं, अगर ओमेगा टी की जगह 0 रखा गया, फिर से साइन 0 की वैल्यू तो 0 इंटू आई नॉट 0, 90 रखते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1, ये पूरा हो गया 1 इंटू आई नॉट। समझ में आ रहा है सबको? अगर हम इसकी जगह अब 180 रखते हैं, साइन 180 की वैल्यू तो 0 इंटू आई नॉट 0। 270 रखते हैं, -1 तो -1 इंटू आई नॉट माइनस आई नॉट। फिर 360 रखते हैं, साइन 360 की वैल्यू 0 इंटू आई नॉट 0। बात समझ में आ गई? तो ये सिंपल सा आपके पास एक कहानी बन गई। अब मैं चलता हूं इस कहानी पे इतिहास लिखता हूं।
बात नहीं थोड़ा ध्यान दोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना, बात करोगे तो ज़िंदगी तो बर्बाद किए ही हो, क्या क्या बर्बाद करोगे भगवान जाने। ठीक है, ये देखो अब मैं बात करता हूं पहले 0 और यहां पे बात करता हूं। अब देखो पहले हम अगर ये वाला ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी दिख रही है? मैक्सिमम वैल्यू V0 है और मिनिमम वैल्यू -V0 है। तो मैक्सिमम यहां हम लोग लिख लेते हैं V0 और मिनिमम यहां हो जाएगा हमारे पास -V0। ये 0 डिग्री, यहां हो जाएगा 90 डिग्री, 180, 270 और 360 2 पाई। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चे, जिनको नहीं आएगा पूछ लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं 0 पे देखा जाए कितना है 0, मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट हो गई। 90 पर V0, 90 यहाँ है, V0 यहाँ, इसके ठीक सामने में एक डॉट लगा लेंगे और ये ऐसे मिला लेंगे 90 पे V0, समझ में आ रहा है? उसके बाद 180 पे कितना हो गया? तो 180 यहाँ है, 0 भी यही है, ये भाई साहब कहाँ आ जाएंगे? यहाँ पे आ गए। 270 पर -V0, तो -V0 यहाँ है, 270 यहाँ, एक डॉट लगा लेंगे उसके ठीक सामने और ये लेके ऐसे चले जाएंगे। ठीक है, 360 पे कितना हो गया? फिर से 0, 360 पे हो गया 0। ये हो गया वोल्टेज का ग्राफ। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ, नॉट वोल्टेज। ठीक, अब मैं अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। एक बच्चा याद रखना, कभी भी आप कोई भी, आपके पास घर पे कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, सॉरी नॉट मोबाइल, कंप्यूटर हो, फ्रिज हो, सबके पीछे देखना ना लिखा होगा 220 वोल्ट, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, सॉरी 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, 15 एम्पियर, ऐसे लिखा होगा। मतलब हमेशा ज्यादा कौन होता है? वोल्टेज। मतलब एम्पलीट्यूड किसकी ज्यादा होती है? वोल्टेज की एम्पलीट्यूड हमेशा ज्यादा होती है किससे? करंट से। इसका मतलब करंट की एम्पलीट्यूड कम होती है। तो इसी वजह से बेटा मैं करंट, यहाँ पे देखो कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0, मिनिमम वैल्यू -I0। तो ये हो गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू I0 और मिनिमम वैल्यू -I0। अब कुछ बच्चे के क्वेश्चन में आता होगा दिमाग में, सर करंट को बड़ा क्यों नहीं कर लिए वोल्टेज से, यहां भी करंट से बड़ा क्यों नहीं किया? तो मैंने बताया कि करंट की मैग्नीट्यूड हमेशा छोटी होती है किससे? वोल्टेज से। इसी वजह से करंट हमेशा छोटा रहेगा किससे? वोल्टेज से। बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, अब ग्राफ वैसे ही बनाना है आपको बेटा, बात कम काम ज्यादा। ये देखो 0 पर 0, मतलब ग्राफ यही से स्टार्ट हुआ। 90 पर I0, 90 यहाँ है, I0 यहाँ है, ये ग्राफ ऐसे गया 90 पर I0, समझ में आ रहा है? 180 पे वापस क्या हो गया? 0, 180 पे हो गया 0। येलो क्या हो रहे हो भाई साहब? 0, समझ में आ रहा है? अब बताओ 180 हो गया, 270 पे कितना है? -I0 यहाँ है, 270 यहाँ, एक डॉट लगाएंगे और इसके साथ ऐसे लेके आएंगे। सारा काम डॉट का, डॉट लगा के चलिएगा। फिर 360 पे क्या हो गया? 0। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसको किसको समझ में आया? आ गया? नोट कर लो फटाफट। हेडिंग है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इससे ऊपर क्या लिख लीजिएगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चलिए, तो कल हम लोगों ने देखा था, थोड़ा सीखते हैं। अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई टू अ रेजिस्टिव सर्किट। थोड़ा सा एक जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कुछ बच्चे अभी कल एब्सेंट थे। सबसे पहले अगर हम, प्लीज अब ध्यान सुनिए सब, क्या एक रेजिस्टिव सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट का मतलब एक रेजिस्टेंस को अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है? V = V0 sin ωt। मतलब चाहे जिस टाइप का भी सर्किट हो, अब हमको आगे से वोल्टेज यही देना है। ठीक है, आगे से वोल्टेज क्या देना है? V = V0 sin ωt देंगे, लेकिन इसकी करंट की वैल्यू क्या होगी? कंटिन्यूअसली चेंज होते हुए नजर आएगी। रेजिस्टेंस में जो करंट मिला वो क्या मिला? I = I0 sin
ओमेगा टी मिला, इंडक्टर में कुछ और मिलेगा, कैपेसिटर में कुछ और मिलेगा, सीरीज एलसीआर सर्किट में कुछ और मिलेगा, एलसी सर्किट में कुछ और मिलेगा, एलआर सर्किट में कुछ और मिलेगा, सीआर सर्किट में कुछ और मिलेगा। मतलब करंट हमेशा चेंज होगा, क्या सेम रहेगा? वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। अब मैंने बताया था यहाँ आई नॉट किसकी जगह रखा गया था? वी नॉट अपॉन में आर की जगह, और आई नॉट इज इक्वल टू को आई नॉट को बोलते हैं पीक करंट और आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इसका कल का लेक्चर मैं आपको आज भेज दूंगा। इसका मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, वोल्टेज और करंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने समझाया था। आज बात बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इसका फेजर डायग्राम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। फेजर डायग्राम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। फेजर डायग्राम क्या कह रहा है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। कौन आया भाई साहब? देखिए मैं यहां कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, ठीक। फेजर डायग्राम सिंपल है। जैसे आपके पास यहाँ करंट वोल्टेज का एक्सप्रेशन क्या था, आप लोग जान रहे हैं, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का एक्सप्रेशन क्या आया था, याद हो गया आपको? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कोई भी आप AC से ऑपरेटेड डिवाइस लेंगे, वो डिवाइस का वोल्टेज की एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होती है किसके अपेक्षा? करंट के अपेक्षा। आप चाहे पंखा आपके पलट के देखिए, पंखे के पीछे लगा होगा 220 वोल्ट 5 एम्पियर, 220 वोल्ट 10 एम्पियर, 220 वोल्ट 15 एम्पियर, हमेशा ज़्यादा कौन दिखाई दे रहा है? वोल्ट। मतलब वोल्टेज की एम्पलीट्यूड हमेशा ज़्यादा होगी किससे? करंट से, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका हम फेजर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका? वोल्टेज का। ऐसे देखो, ये हो गया वोल्टेज का फेजर। ये कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है ये वोल्टेज? थोड़ा सा एंगल देख के बताओ कोई बच्चा। ओमेगा टी। कितने एंगल पे चल रहा है ये? ओमेगा टी। ओमेगा टी हो गया। और ये कहलाएगा इसका मैक्सिमम वोल्टेज वी नॉट। देखो कल का ग्राफ का वी नॉट क्या था? ये टॉप मोस्ट पोजीशन, बॉटम मोस्ट पोजीशन, मतलब टॉप मोस्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ये है एरो, तो ये कहलाएगा वी नॉट। और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। किसी बच्चे को दिक्कत? इसी में आपको करंट का भी फेजर बनाना है साथ में ही। करंट का फेजर कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। ये हो जाएगा ये करंट का फेजर। देखो सेम एंगल पे करंट आपके पास एक्ट कर रहा है, और मैं इसका कलर चेंज करके रेड कर लेता हूं समझाने के लिए। सेम एंगल पर तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, जल्दी बताओ? ये कहलाएगा यहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन, इसका कहलाएगा आई नॉट। आई नॉट। ये भी कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है? ओमेगा टी। तो ये भी एंगल इसका भी क्या रहा? सेम ओमेगा टी। और यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका हो गया फेजर डायग्राम। बताओ किसी को दिक्कत? अब क्वेश्चन दिमाग में आता है, सर ये फेजर एक्चुअली होता क्या है? तो हम लोग क्लास 11 में थोड़ा सा चले चलते हैं। फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर होता है ना? फेजर क्या होता है? एक रोटेटिंग वेक्टर होता है। वो डिसाइड करता है, अगर आप फेजर के डायरेक्शन चेंज करोगे तो यहां पर अभी प्लस माइनस को जुड़ता रहता है ना। अभी कैसे चलेगा? अभी तो देख रहा है कि दोनों का एंगल सेम है, तो दोनों को बोलते हैं सेम फेज में। सेम फेज में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। वी नॉट ऊपर गया, आई नॉट थोड़ा सा नीचे रहेगा, एंगल दोनों का सेम था, तो ये तो काम हो गया। लेकिन जब हम लोग अभी इंडक्टिव, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, सीरीज एलसीआर सर्किट, ये सब जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा फेजर जब चेंज होगा तब हम लोग उसके बारे में देखेंगे फेजर कैसे रोटेट करता है, कैसे उसके एंगल को प्लस या कैसे उसके एंगल को माइनस लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो फेजर डायग्राम बहुत इजी है। हाँ, अगर आपको सारे फेजर याद नहीं हुए तो कभी जिंदगी में आप सीरीज एलसीआर सर्किट समझ नहीं पाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो एक एक फेजर याद रखते चलिएगा लाइन से, ठीक है। तो इसका फेजर क्या हो गया, जल्दी बताइए? इसका फेजर उधर वी नॉट और इधर क्या हो गया? आई नॉट। फटाफट बना लीजिए तो जल्दी से। हेडिंग लिखिएगा फेजर डायग्राम, थोड़ा थोड़ा बनाते चलिए। अगला टॉपिक हमारे पास है पावर ना। कौन सा पावर? इंस्टेंटेनियस पावर। थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोग। इंस्टेंटेनियस पावर
ओवर अ कंप्लीट साइकिल, या इंस्टेंटेनियस पावर बस लिखो, छोड़ो, फॉर रेजिस्टिव सर्किट, फॉर रेजिस्टिव सर्किट। बच्चा लोग बताओ इसमें हमने वोल्टेज क्या दिया था, जल्दी बोलो। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। करंट क्या दिया था, जल्दी बताओ आप लोग। I नॉट साइन ओमेगा टी करंट आया था ना। अब बचपन में हम लोगों को पढ़ाया गया है पावर इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो V की वैल्यू रखो यहां पर फटाफट। क्या होगा, V नॉट साइन ओमेगा टी, आई की वैल्यू क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी। किसी बच्चे को दिक्कत, थोड़ा सा मल्टीप्लाई गुणा भाग करो तो ये मिलेगा V नॉट आई नॉट, और साइन में साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस पावर। किसी बच्चे को दिक्कत, यस नो बोलो फटाक से, कोई परेशानी, नो, यस, नो, यस, नो, गड़बड़ा गया, अरे अंडू क्या करें, नो कलर कर दें, लो तुम तेज हो हम भी तेज हैं, लो ठीक है, लिखो तड़ाक से। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन उम्मीद है कि सबने पढ़ा होगा, है ना। अब जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी है, एक जादू देख लो डायरेक्ट समझने के बाद। अगर सिर्फ साइन x लिखाओ dx लिखाओ तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप करते हैं, क्या आता है, माइनस का cos x प्लस c लिख जाता है ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं लिख दूं साइन स्क्वायर x लिखाओ और dx लिखाओ तो इसका इंटीग्रेशन कभी डायरेक्ट नहीं होता। डिफरेंशिएशन तो डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसे अगर सिर्फ साइन x और डी बाई डी एक्स होता, इसका क्या हो जाता, cos x। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर x होता और डी बाई डी एक्स होता तो क्या लिखते हैं, 2 साइन x cos x। ठीक है, ये तो ऐसे कर लेते, लेकिन इंटीग्रेशन ऐसे नहीं करते बेटा। इंटीग्रेशन में अगर पावर आ गई, स्क्वायर आ गया, क्यूब आ गया, तो हमको ये पावर रिप्लेस करना होता है सिंगल पावर में, लीनियर पावर में, खासकर साइन और कॉस का। मतलब सर बात आपकी समझ में नहीं आई, मतलब हमारी बात है, ध्यान से सुनना बच्चों। मैं थोड़ा सा मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ तो डोंट बी अफेयर, मतलब फियर। कॉस 2x का फॉर्मूला हम लोग बचपन में पढ़े हैं, क्या पढ़े, कॉस 2 थीटा पढ़ा क्या, ये होता है, चलो थीटा ही ले लेते या x ही ले लो, क्या होगा, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये पढ़ा है क्या। ये सभी फॉर्मूले का पापा है, हर फॉर्मूले कॉस एक्स का यहीं से निकला हुआ है, चाहे tan के रेस्पेक्ट में हो, साइन के रेस्पेक्ट में हो या कॉस के रेस्पेक्ट में हो। अब जैसे मुझे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स रिप्लेस करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चा, ध्यान से सुनो, मैं बहुत खतरनाक बात बता रहा हूँ, पूरे इंटीग्रेशन में आपके काम भी आएगा मैथमेटिक्स वाले बच्चों। तो इस कॉस की जगह हम, शायद हम लोगों ने बचपन में पढ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ये हो गया cos 2x इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मिलेगा क्या। तो ये मिलेगा cos 2x इक्वल टू हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, शायद ये भी फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, याद आ रहा है क्या, है ना। अगर साइन स्क्वायर एक्स दिखा है, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको इधर लाओ, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो ये मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा, क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 2x, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये हम लोग लिखते हैं, मतलब जहां कहीं साइन स्क्वायर एक्स होगा उसकी जगह हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं और उसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। सर बड़ा आसान बात बता दी, अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो तो क्या हो, मैं अगर उसमें भी बात कर लूँ थोड़ा फटाफट, छोटा सा नन्ना सा, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स हो तो मैं उसको भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पर अभी हमने कॉस को रिप्लेस किया था, अगर हम यहाँ साइन को रिप्लेस करें तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स
माइनस, अगर साइन स्क्वायर एक्स को रिप्लेस करो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हो। अब इसको इधर भेजो तो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स दिखाया तो आप इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। मोटी मोटा मैं एक बात बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन में धुआंधार यूज होगा। जहाँ साइन स्क्वायर एक्स दिखा तो वहाँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और जहाँ कॉस स्क्वायर एक्स दिखा 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। देखो वही फॉर्मूला दिख रहा है, बस माइनस प्लस का अंतर है। साइन स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए माइनस से, और कॉस स्क्वायर को रिप्लेस करने के लिए प्लस से यूज करेंगे। याद हो गया सबको, ये पूरी इंटीग्रेशन में भरपूर यूज होता है आपके, इतना यूज होगा कि आप कहोगे सर बार बार तुम हमेशा इसको रटते हो, कन्वर्ट करते हो। अब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, और कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2। सिंपल सी बात, खटाक से रिप्लेस करो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। उतना बड़ा स्टेप करने की, जो मैंने ये करके दिखाया है, ये स्टेप आपको बार बार नहीं करना है, मान के चलना एक फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसी का मैं यूज आगे करने वाला हूं और मैं आपको दिखाता हूं। अब मैं बात करता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल। एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल फॉर रेजिस्टिव सर्किट। सर ये साइकिल क्या कह रहे हैं सर, कौन सी साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं आप? मैं इस साइकिल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। देखो सब लोग ध्यान देंगे, ये क्या है, V है, ये क्या है, I है, यहां पर और VI जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मिलेगा, कुछ पावर मिलेगा क्या? वो पावर का नाम क्या होगा, इंस्टेंटेनियस पावर। वो ये पावर है जो अभी आपने डिराइव किया है, इससे पहले वाला कहाँ गया, ये वो ये है, ये चीज, ठीक है। लेकिन सर क्यों ये इंस्टेंटेनियस पावर हो, कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि यहाँ जो वोल्टेज है अभी, कौन सा वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। करंट भी किस टाइप का है, इंस्टेंटेनियस करंट है। जब इंस्टेंटेनियस में इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें हर इंस्टेंटेनियस, बहुत सारे आपके पास यहाँ पावर दिखाई देंगे, ऐसे देखो, ये यहाँ पे ये बहुत सारे ये सब करंट वोल्टेज सबको मल्टीप्लाई कर दो, कब तक, जब तक एक साइकिल ना कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सारे पावर मिलेंगे ना। अब बहुत सारे पावर को जोड़ जोड़ के अगर एक साइकिल का मतलब होता है, साइकिल का मतलब आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छे से, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलकर के क्या बनाता है, एक कंप्लीट साइकिल या एक ऑक्सीलेशन उसको बोलते हैं। तो सारे इंस्टेंटेनियस पावर को जोड़ दिया गया, कब तक, जब तक एक साइकिल कंप्लीट ना हो तब तक जोड़ा जाए। अब एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोई बच्चा को याद है क्या? उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 11th ही रिपीट कर रहा हूं। मैंने 11th में बोला था कि वेव पढ़ के आना बेटा, बड़ा काम आता है। यहां से अगर कोई पार्टिकल ऑक्सीलेट करते हुए यहां गया, बताओ जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस टाइम। उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल लेटर में टी से, ठीक है, स्मॉल टी। लेकिन मैं बोलूं कोई पार्टिकल यहां से यहां गया तो टाइम लिया, उसको क्या बोलेंगे, तो भी इंस्टेंटेनियस। यहां गया तो भी यहां गया। लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहां से एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किया तो वहां जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी। बात समझ में आ गई? तो कब तक जोड़ना होगा, जब तक कि कैपिटल टी ना मिल जाए। मतलब आप देखो फॉर्मूला मैं बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला बना रहा हूं, बहुत आगे यूज होगा। एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल, मतलब ऐसे फॉर्मूला, सिंस एवरेज पावर इक्वल टू, किसको जोड़ेंगे बच्चों, सारे इंस्टेंटेनियस पावर को जोड़ा। कब तक जोड़ा, एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, जीरो से स्टार्ट हुआ, देखो यहां से गया होगा, यहां टाइम हो गया होगा जीरो, और यहां टाइम हो गया टी इक्वल टू कैपिटल टी। जीरो से लेके कब तक जोड़ा, कैपिटल टी तक। ये तो अभी जुड़ा। अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी चीज से डिवाइड करेंगे, तभी तो एवरेज निकलेगा। इसी के टाइम पीरियड से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका कहला जाता है एवरेज निकालने का तरीका।
अब ये जो फॉर्मूला बना बेटा ना, ये फॉर्मूला किसी भी सर्किट के लिए अप्लाई होगा एवरेज पावर निकालने के लिए, चाहे रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, सीरीज एलसीआर, एलआर, सीआर, एलसी, कहीं पे भी यूज होगा। ठीक है, तो अब देखो, हाँ सीआर मतलब होता है बेटा कैपेसिटर और रजिस्टर, घबरा मत, वो वाला सीआर नहीं। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, समझो। क्या किया मैंने, सारे इंस्टेंटेनियस पावर को जोड़ा, कहां से कहां तक जोड़ा, एक कंप्लीट साइकिल तक जोड़ा, और उसको उसी के टाइम पीरियड से डिवाइड कर दिया, उसका एवरेज निकल गया। अब ध्यान से देखो, सब लोग आंख खोल करके देखेगा, जिसको नहीं आएगा तुरंत पूछ लेगा। 0 से t तक इंस्टेंटेनियस पावर पीछे क्या आया था, देखो V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t, लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू dt। किसी बच्चे को दिक्कत तो बताओ, dt था, dt, कोई तकलीफ, यस नो, वेरी गुड। अब हम क्या करते हैं, इस V0 I0 को बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेट करते हैं 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू डी टी। क्या ये डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, क्या स्क्वायर डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा साइन या कॉस का, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मैं देखो क्या लिखूंगा, हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2, लिख सकते हैं क्या, यस नो। तो बस रिप्लेस करो, P बार इक्वल टू मिलेगा V0 I0 बाई टी, 0 से t तक साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ थीटा की जगह क्या है, ओमेगा टी, तो यहाँ बस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, ओमेगा टी। तो फॉर्मूला क्या आएगा, जल्दी बताओ बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 इंटू डी टी। किसी आत्मा को दिक्कत, किसी आत्मा में परेशानी, भटक रही हो, कोई नहीं, चलो भटका भटकी आगे निकलो। P बार इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, ये मिलेगा V0 I0 बाई 2t, ये 2 को बाहर ले लेते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से लेकर t तक। किसी आत्मा को परेशानी, नो दिक्कत। अब मैं थोड़ा सा फिर से इंटीग्रेशन बता दूं, बड़ा इंटीग्रेशन है यार, मुझे इंटीग्रेशन है पढ़ा देना चाहिए था। सुनो सुनो, ए बच्चा सुन 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 सुनना भाई साहब, अगर मैंने लिखो ए, सुनो, साइन एक्स और डी एक्स लिखा हुआ है, क्या मिलेगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान दो बच्चा दास, अगर मैं बोलूं साइन एक्स की जगह लिख दे साइन ए एक्स डी एक्स, हाँ अब क्या हुआ भाई, ये हो जाएगा साइन की जगह होगा माइनस कॉस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन में इस एक्स के आगे जो भी चीज होगा उससे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। लो सिंपल ट्रिक बना दिया। जैसे अगर बोलूं कॉस डी एक्स लिखा हुआ है, कॉस एक्स डी एक्स, बताओ इसका क्या होगा, साइन एक्स प्लस सी, कोई तकलीफ। अगर मैं बोलूं कॉस एन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, क्या होगा, कॉस का हो जाएगा साइन एन एक्स तो हो ही जाएगा, अपॉन में इस एक्स के आगे क्या था एन, एन से डिवाइड कर देंगे, कोई तकलीफ, नो दिक्कत, शाबाश। अब देखो ध्यान दो बेटा, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। उसी प्रकार एक और बात बताओ, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dt, t, हाँ अरे 1 dt लिखो चाहे dt लिखो, बात तो वही है। चलो देखो यहाँ पर ध्यान 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 ध्यान, p बार मिला V0 I0 बाई 2t, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर ये dt है तो क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन, t माइनस कॉस 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कॉस का क्या होता है साइन 2 ओमेगा t, और किससे डिवाइड करेंगे बताओ, 2 ओमेगा, क्यों 2 ओमेगा, क्योंकि यार t था ना, तो t तक तो इंटीग्रेशन होगा, t के आगे जो भी होगा उससे डिवाइड कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं आया, आ गया 0 से कहां तक t तक। यहां तक किसी को दिक्कत तो हो जाएगा, नहीं तो फिर बर्बाद, कोई बर्बाद हुए हो, वेरी गुड। कौन हुआ जी, अरे भैया अब इतना आसान लैंग्वेज में भी हम समझा रहे हैं, कह रहा है कि हम, वो तो वही हुआ वो डायलॉग हो जो नहीं कहते हैं कि हम छोड़ो, हम बहुत बर्बाद होना चाहते हैं। अरे बेटा सुनो, अब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपर लिमिट एक बार रखना है इसमें,
और फिर माइनस करके लोअर लिमिट, मतलब जहां जहां टी है उसके जगह कैपिटल टी रखो, पहले अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा टी माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी अपॉन में 2 ओमेगा, ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस अब जहां जहां टी उसके जगह क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट जीरो लिखो, तो ये हो गया 0 माइनस साइन 0 अपॉन में 2 ओमेगा। कोई तकलीफ? प्लीज बात कम काम ज्यादा। जीरो रख दिया और यहाँ पे भी जीरो, जीरो इंटू फलाने जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है जीरो, ये पूरा जीरो अपॉन में कुछ जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, इधर पूरा जीरो हो गया, भूल जाते हो उधर को। आप देखो थोड़ा ध्यान देना बेटा, वी नॉट आई नॉट बाई 2t, प्लीज बात नहीं बच्चा ध्यान दे दीजिएगा, 2t फुटी माइनस अब बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी चैप्टर में यूज करूंगा, ध्यान से सुनना कान से। ओमेगा बराबर बच्चों क्या होता है? ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, या ओमेगा बराबर आप लिख सकते हो 2 पाई इंटू न्यू। शायद आप 11th में पढ़ के आए हैं, कहोगे सर हम नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा पढ़ा देते सर। कहाँ से आया मैं वो भी बताता हूँ। देखो नहीं आता तो सीख लो, सीखने में कोई टेंशन नहीं लेना है। ओमेगा का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, मतलब अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा क्या कवर करेगा? एंगल थीटा। तो ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अपॉन में टाइम टेकन टी। जैसे वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन होता है, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल यहां से चला था और एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किया, यहां पर आया, जो टाइम लेगा क्या होगा? टाइम पीरियड। ये तो टाइम पीरियड होता है। ऐसे देखो, एक पार्टिकल यहां से गया, एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन किया, टाइम लेगा, क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो कैपिटल टी मतलब एक पार्टिकल यहां से गया, ऑक्सीलेट करते हुए यहां पे आ गया, तो टाइम कितना लेगा? कैपिटल टी। एंगल कितना कवर किया? यहां से यहां तक एंगल आया, कितना टोटल एंगल कवर किया? 2 पाई, 360 डिग्री। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, ऊपर हो गया 2 पाई, और टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक आने में? कैपिटल टी। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। अब बचपन में हमको ये भी पढ़ाया गया, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। और बचपन में हमको पढ़ाया गया फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? तो यहाँ पे जो 1 बाई टी है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्लास 11th में हमने कहा था कि बड़ा यूज होगा 12th में, और यहाँ से यूज होना स्टार्ट हो गया, आगे सारे चैप्टर्स में यूज होंगे। यहाँ तक क्लियर? तो चलो, तो यहाँ पर बेटा ओमेगा की जगह या तो 2 पाई बाई टी रख लो या 2 पाई नहीं रख लो, आपकी मर्जी के ऊपर है। तो मैं जो भी रखता हूँ, देखो यहाँ पे ध्यान देखना, साइन 2 ओमेगा की जगह हम लिख लेते हैं 2 पाई बाई टी, इनटू क्या था एक टी, होल अपॉन में 2 ओमेगा। किसी बच्चे को तकलीफ? टी से टी कैंसिल, क्या मिला? थोड़ा ध्यान से बढ़ते आगे। पी बार इक्वल टू क्या मिला? वी नॉट आई नॉट बाई 2t, यहाँ क्या मिला? t माइनस साइन 4 पाई, साइन 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा, साइन 4 पाई अपॉन में 2 ओमेगा। आप कहोगे सर 4 पाई की वैल्यू कितनी होगी? मैं बहुत सिंपल ट्रिक समझाता हूँ, वो भी समझो। 0 पाई होता ना, पाई मतलब 180, ये क्या होता है? 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ? 0। साइन पाई की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 1। कौन है भाई साहब? अरे 0 का उल्टा 0। वाह भैया वाह। अरे अच्छा चुप, बस बस बस, सुनो सुनो। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू भी 0, साइन 3 पाई की वैल्यू भी 0, साइन 5 पाई, साइन 4 पाई, 6 पाई, सबकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो हम यहाँ से रखते हैं। अब बताओ साइन यहाँ 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो रख दो। यहाँ साइन 4 पाई की वैल्यू हो गई 0, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे साइन 4 पाई इक्वल टू 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या मिला बच्चों? देखो ये मिला पी बार इक्वल टू वी नॉट आई नॉट बाई 2t, t माइनस 0 अपॉन में 2 ओमेगा। पी बार इक्वल टू मिला वी नॉट आई नॉट बाई 2t इंटू टी, टी से टी कैंसिल, पी बार की वैल्यू मिल गई, एक फॉर्मूला मिल गया वी नॉट आई नॉट बाई
2। अभी इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। कैसे? ऐसे। इसके बारे में हम लोग अभी आगे के क्लास में पढ़ेंगे। देखो ये बेटा याद रखना बचपन में, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चीज़ को, जो बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक होता है VRMS, कल के क्लास में ये रहेगा। VRMS इक्वल टू होता है V0 अपॉन में √2। अब कहाँ से आया मैं कल आपको दिखाऊंगा ये कैसे आया। IRMS इक्वल टू होता है I0 अपॉन में √2। IRMS और VRMS है क्या? IRMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। VRMS का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब ये क्या है सर? अभी कल आगे आएगा तो हम आगे इस पर बात करेंगे। तो देखो हम इसको भी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ऐसे लिख सकते हैं P बार इक्वल टू V0 अपॉन में √2 इंटू I0 अपॉन में √2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि 2 को हम √2 इंटू √2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब हमने अभी पढ़ा है कि V0 अपॉन में √2 क्या होता है? VRMS, और I0 अपॉन में √2 क्या होता है? तो हमारे पास एक एवरेज पावर का फॉर्मूला ये भी मिल जाएगा, VRMS इंटू IRMS। अब ये कहाँ से आया सर? रूट मीन स्क्वायर की बात तो हमारी ये कल के लेक्चर में रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ गई? फटाफट नोट करिए इसको, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, बहुत ज़्यादा बार।